नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट यूपीएससी 2025। इसमें हम ऐसे प्रश्न को लेकर आते हैं, दो टॉपिक को जिनका फोकस रहता है यूपीएससी पर और अन्य जो पीसीएस एग्जाम है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर को जोड़कर स्टैटिक वाले पोर्शन के साथ प्रश्न बनाए जाते हैं, जिससे बहुत अधिक सहूलियत हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। ये भी ऐसा ही प्रश्न है। एक हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात हो रही है, उसके तहत आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन हब का शिलान्यास किया गया है। करंट अफेयर की बात है कि ग्रीन हाइड्रोजन हब का शिलान्यास किया गया है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास। तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो पहली जो स्टेटमेंट है, इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 10 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो मिशन का टारगेट क्या है कि 2030 तक 10 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को भारत में उत्पादन करना है। और हाइड्रोजन गैस का रंग उस विधि स्रोत पर निर्भर करता है जिससे इसे उत्पादित किया जाता है। हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है अब ये दूसरी स्टेटमेंट में कि उसका जो रंग है वो उस विधि स्रोत पर निर्भर करता है जिससे इसे उत्पादित किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का जो रंग है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका सोर्स क्या है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है तो उसका कलर ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, तो उस पर चलेंगे क्या है। तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन जो है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक प्रचुर तत्व है। तो तीन स्टेटमेंट है, उनको देख लेना है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री। ये ओनली वन, ओनली टू यहाँ पर ये नहीं कि ओनली वन और ओनली टू, ये वाला कि एक ही स्टेटमेंट सही है या दो स्टेटमेंट यहाँ सही है या तीनों की तीनों सही है या कोई भी नहीं है, उस सेंटेंस में इसका मतलब है। तो चलिए देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने देखिए 8 जनवरी को ही विशाखापट्टनम के पास एक जगह है वहाँ पर शिलान्यास किया है ग्रीन हाइड्रोजन हब का। ये ज्वाइंट एक वेंचर है। एक कंपनी रहेगी जो एनटीपीसी की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो, और साथ में एक आंध्र प्रदेश की कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड है, NREDCPA। ये दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। और इसका जो टारगेट रहेगा वो देखिए क्या रहेगा कि 20 गीगावाट की तो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। जो अक्षय ऊर्जा है उसके जो सोर्स है उसको 20 गीगावाट को और बढ़ाया जाए। उसके अलावा 1500 टन पर डे ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादित करेंगे और उसके अलावा 7500 टन पर डे ग्रीन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव, यानी कि उससे बनने वाले अगले उत्पाद, एक तरीके से उप उत्पाद कह सकते हैं, इंक्लूडिंग ग्रीन मेथेनॉल, ग्रीन यूरिया और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, प्राइमरीली टारगेटिंग द एक्सपोर्ट मार्केट। तो ये सब किया जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब का मतलब ये है। ये किसके अंतर्गत किया जा रहा है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। अब देख लेते हैं जो मिशन है उसके क्या कुछ पॉइंट हैं, जिस पर एक और सेंटेंस है कि कितना उसको किया जाएगा। तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा जब ये मिशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, खास करके 2030 तक की बात करें। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कितनी हो जानी चाहिए? 5 मिलियन मीट्रिक टन हो जानी चाहिए पर एनम। कब तक? 2030 तक। तो वहाँ पर जो हमारी एक सेंटेंस है 10 मिलियन मीट्रिक टन, वो हमारा गलत हो गया है। 5 मिलियन मीट्रिक टन है। 2030 के बाद भी हम कोशिश करेंगे 10 मिलियन मीट्रिक टन पहुंचने की, लेकिन 2030 तक जो हमारा टारगेट है वो 5 मिलियन मीट्रिक टन ही है। उसके अलावा हमारी जो कोशिश रहेगी कि 125 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में और जोड़ दिया जाए, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, 8 लाख करोड़ की जॉब्स मिलेंगी। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर डीकार्बनाइजेशन भी किया जाएगा। डीकार्बनाइजेशन के कितना टारगेट है? 50 मिलियन मीट्रिक पर एनम। इसको भी हमें कंट्रोल में लाना है। तो मेनली मकसद है इसका ग्रीन हाइड्रोजन का रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को बढ़ाना, क्योंकि भारत का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो इमिशन। हमें बिल्कुल जो कार्बन की इमिशन है, ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, नेट जीरो इमिशन पे जाना है। तो उसी को लेकर ये सारा हमारा जो फोकस है प्रोग्राम में वो है। तो ये एक्सपेक्टेड आउटकम है। आइए देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो सोर्स क्या होता है? अब ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा सोर्स देखिए, सोर्सिंग ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से मिलेगा।
तो वो कह रहा है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो अभी कहाँ पर यूज़ होता है, अभी कैसे कैसे यूज़ होता है। वो कह रहा है कि अभी हमें किस लिए चाहिए, एक तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में हाइड्रोजन यूज़ होता है, आज यूज़ होता है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही, जनरली हाइड्रोजन की बात हो रही है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में यूज़ होता है जो कि फिर आगे फर्टिलाइज़र में यूज़ होगा, यूरिया वगैरह में यूज़ होगा। मेथनॉल प्रोडक्शन में यूज़ होता है जो कि एक केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होगा, एज ए फ्यूल भी यूज़ होगा। ट्रीटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, स्टील में खास करके, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। तो वो कह रहा है कि इतनी सारी जगह पर यूज़ होता है, इसी को हमें एक्सचेंज करना है, इसीलिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन को चाहिए। यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए समझाया गया है कि देखिए फर्टिलाइज़र में हमें चाहिए हाइड्रोजन, हमें रिफाइनिंग में चाहिए हाइड्रोजन, हमें केमिकल्स में चाहिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में चाहिए, और फिर हमारी मजबूरी है कि हम बहुत अधिक फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं अपनी जो एनर्जी की सेक्टर की ज़रूरत है उसके लिए, जो ट्रांसपोर्ट उसके लिए, मोबिलिटी के लिए, हर जगह पर उसको भी हमें कम करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, इसको हमें चेंज करना है। उसके बाद हम करेंगे क्या, जब ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएगा तो वहाँ पर नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड करेंगे तो कार्बन एमिशन थोड़ा और कम हो जाएगा, मोबिलिटी में बहुत अच्छा काम देगा। फ्यूल सेल जिसके बारे में कहेंगे हम, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, उसको यूज़ करेंगे, स्टोर भी करेंगे एनर्जी को और शिपिंग वगैरह में काम आएगा। तो इस तरीके से हम ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे, और अभी फ़िलहाल यहाँ पर यूज़ होता है। जो ये ग्रे हाइड्रोजन लिखा हुआ है इसको अभी आगे पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स और पॉइंट है, देखिए इंडिया की जो एनुअल अमोनिया कंजप्शन है वो 15% हम इंपोर्ट करते हैं। हम ये बार बार इसलिए बात की जा रही है क्योंकि सवाल इसी तरीके के आते हैं, क्या उससे हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन का मकसद क्या है। हाइड्रोजन अगर स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होने लग जाएगा एज ए फ्यूल तो हमें कोकिंग कोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसको इंपोर्ट करना पड़ता है। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, हाइड्रोजन ही वो फ्यूल है जो सूर्य में आपस में फ्यूज़न करता है तो वहाँ पर एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी इतनी अपार है। ठीक है, हम उस तरीके से उसका फ्यूज़न नहीं कराना चाहते, लेकिन उसको एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे ऑक्सीजन के साथ उसका कंबशन करा के, तो यहाँ पर कोकिंग कोल की ज़रूरत कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि हैवी व्हीकल, देखिए बैटरी वाले व्हीकल भी हैं लेकिन बैटरी वाले व्हीकल बहुत हैवी व्हीकल को चलाने में उतने सक्षम नहीं, इसलिए हमें अंततः फ्यूल सेल पे जाना पड़ेगा। और वहाँ पर अगर हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन होगी तो वो हमें और बेनिफिट देगी, हमारी जो जीरो इमिशन तक पहुंचना है वो भी सही रहेगा, और जब हम खुद प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी जो इंपोर्ट की लागत है फॉसिल फ्यूल की वो भी कम हो जाएगी, और हमें इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग होने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब उसके बाद चलते हैं, ये तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की कुछ बातें थी कि उसका टारगेट क्या है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कलर की बात हो रही थी, जो हाइड्रोजन गैस, देखिए हाइड्रोजन गैस के बारे में कहा जाता है ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। यहाँ पर इससे हम क्या समझते हैं, क्या हाइड्रोजन का कलर ऐसा हो जाता है कि वो ग्रे हाइड्रोजन है या ब्लू हाइड्रोजन है या ग्रीन हाइड्रोजन है या पिंक हाइड्रोजन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? जो दूसरी स्टेटमेंट थी कि उसके सोर्स पर डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या हो। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो एक कलरलेस गैस है, यानी कि उसका कोई रंग नहीं होता, ऑर्डरलेस है, वो गंधहीन होती है, टेस्टलेस है, उसका कोई स्वाद नहीं होता, टॉक्सिक भी नहीं है यानी कि नॉन टॉक्सिक है, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो हम जिन कलर्स की बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ब्लैक हाइड्रोजन की बात करेंगे, ब्राउन हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो वो कलर वहाँ पर हाइड्रोजन का नहीं चेंज होता, सिर्फ उनका नाम दिया गया है क्योंकि सिर्फ सोर्स उसका इंगित हो सके कि भाई ये किस सोर्स से आई हुई हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ग्रे हाइड्रोजन का मतलब क्या है, अगर उसका सोर्स नेचुरल गैस है तो उसको ग्रे हाइड्रोजन कहा जाएगा, और जो प्रोसेस है जिससे उसको निकाला जाता है उसमें नहीं हम जाएंगे डिटेल में, उसको कहते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग। उस प्रोसेस से उसको वहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है। दूसरा देखिए अगर हम ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही फर्क है, ये भी सेम प्रोसेस है नेचुरल गैस से स्टीम रिफॉर्मिंग, लेकिन यहाँ पर एक ही फर्क रहता है, कार्बन कैप्चर। जो कार्बन इमिशन वहाँ से होती है उसको कैप्चर कर लिया जाता है, कैप्चर करने की वजह से इमिशन वो गई नहीं, इसलिए वो ब्लू हाइड्रोजन हो गई। मूलतः ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन में सिर्फ इतना ही फर्क है, वहाँ पर कार्बन कैप्चर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। सोर्स दोनों का सेम है, नेचुरल गैस, और प्रोसेस भी सेम है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होगी, वैद्युत अपघटन होगा, किसका, जल का। और कैसे किया जाएगा, जो एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, अक्षय ऊर्जा होगी, इसलिए ये
ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। और इलेक्ट्रोलिसिस को अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें, डिटेल में तो बहुत नहीं जा सकते, जहाँ पर एनर्जी के द्वारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में तोड़ दिया जाएगा, हाइड्रोजन को फिर स्टोर कर लिया जाएगा, फिर उससे वो तमाम चीज़ें की जाएंगी, फर्टिलाइज़र बनाया जाएगा, मेथनॉल बना सकता है, अमोनिया बनाया जा सकता है और तमाम चीज़ें की जा सकती है, उसको फिर एज ए स्टील में यूज़ किया जा सकता है। सब चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो ब्लैक हाइड्रोजन है। ब्लैक हाइड्रोजन का मतलब है ये कोल से यूज़ होता है। कोल गैसिफिकेशन के प्रोसेस से जो मिलेगा उसको कहेंगे ब्लैक हाइड्रोजन। और यहाँ पर एक ब्राउन हाइड्रोजन भी होता है। ब्राउन होता है अगर हम लिग्नाइट को यूज़ करेंगे, लिग्नाइट को यूज़ करेंगे तो वहाँ से ब्राउन हाइड्रोजन कहेंगे, ब्लैक कहेंगे कोल वाले को। पिंक हाइड्रोजन कहेंगे अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे पिंक हाइड्रोजन। ये भी नेचुरल गैस से, ये देखिए सोर्स इसका नेचुरल गैस ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको कहेंगे टर्कोइस हाइड्रोजन। ये एक प्रोसेस है पायरोलिसिस, वो अलग प्रोसेस है। वहाँ पर उस प्रोसेस के द्वारा जब निकालेंगे नेचुरल गैस से तो वो ये हाइड्रोजन कहलाएगा। येलो हाइड्रोजन इज नथिंग, ये यही है कि सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए करेंगे केवल। यहाँ पर क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी कोई भी हो सकती है, यहाँ पर केवल सोलर होगी तो उसको कहेंगे येलो हाइड्रोजन। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि वो क्या था। तो इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 10 मिलियन नहीं है, ये 5 मिलियन है, तो ये हमारी स्टेटमेंट एक गलत हो गई। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर तत्व है, ये बिल्कुल सही फैक्ट है। लगभग 70-75% जो है मैटर वो हाइड्रोजन है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। हाइड्रोजन गैस का रंग उस विधि स्रोत पर निर्भर करता है जिससे इसे उत्पादित किया जाता है। देखिए ये थोड़ी एम्बिगुअस सी हो गई, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का कलर नहीं चेंज होता है, सिर्फ उसका नाम दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाइड्रोजन गैस हमेशा कलरलेस ही रहेगी। तो अगर यहाँ पर देखें तो एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन, एक ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो तीसरी है वो सही है, पर स्टेटमेंट एक ही सही है, तो ओनली वन। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, एक स्टेटमेंट है। तो इंडियाज फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका वाज दक्षिण गंगोत्री। आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र मैत्री था। तो दोनों जगह की बात हो रही है, अंटार्कटिका की भी बात हो रही है, आर्कटिक की बात हो रही है। तो कह रहा है कि आर्कटिक में जो पहला स्टेशन था, रिसर्च स्टेशन, वो मैत्री उसका नाम था। तीसरा, भारत का डाक विभाग अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र में डाकघर संचालित करता है। इंडियाज पोस्टल डिपार्टमेंट ऑपरेट्स अ पोस्ट ऑफिस एट अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन, तीसरी स्टेटमेंट है। और चौथी है, पेंगुइन्स आर मेनली फाउंड इन द आर्कटिक। जो पेंगुइन्स है वो आर्कटिक में मेनली फाउंड इन आर्कटिक। तो ये 4 स्टेटमेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं पहली को, दक्षिण गंगोत्री। तो देखिए इंडिया का जो पहला रिसर्च स्टेशन था अंटार्कटिका में वो दक्षिण गंगोत्री था। 1983 के आसपास इसे एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये फिर वहाँ पर बर्फ़ में ये एक तरीके से सिंक हो जाता है, इसको अबैंडन कर दिया गया और उसके बाद ये अब ये यूज़ में नहीं है। 1988 के आसपास ही इसको छोड़ दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट वैसे सही है। इंडिया का जो पहला रिसर्च स्टेशन है वो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री था। ठीक है, वो तो नाम भी बता रहा है, दक्षिण है तो अंटार्कटिका साउथ में। दूसरा, इंडियाज फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन आर्कटिक वाज मैत्री। तो भारत का जो आर्कटिक में जो पहला स्टेशन है उसका नाम हिमाद्री है और ये 2008 में वहाँ पर शुरू होता है। तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से गलत हो गई, क्योंकि आर्कटिक में क्या है, हिमाद्री है। जो मैत्री है, मैत्री और एक और स्टेशन है भारती, भारती और मैत्री। मैत्री जो है 1989 के आसपास वहाँ पर स्टैब्लिश की जाती है अंटार्कटिका में, और जो भारती है ये 2013 में वहाँ पर स्टैब्लिश की जाती है। ये भारती की तस्वीर है। तो अंटार्कटिका में 2 सेंटर हैं, भारती और मैत्री। मैत्री पुराना है, भारती नया है। जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो भारती को कहती है कि
5 स्टार होटल जैसा है और उसको गांव मानती है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें, वो पुराना बना हुआ 89 का। इवन भारत ने अभी कहा है कि जो मैत्री है उसको वो रिवैम्प करेंगे, यानी कि उस स्टेशन को वो तोड़कर दोबारा वहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटी वहाँ पर बनाएंगे। तो भारती और मैत्री वहाँ पर 2 एग्जिस्टिंग जो अभी रिसर्च स्टेशन है भारत के वहाँ पर अंटार्कटिका में है। और क्या देख रहे थे हम, हाँ, कि वो स्टेटमेंट गलत हो गई थी। हाँ, पोस्टल डिपार्टमेंट, तो देखिए बड़ी यूनिक सी बात है कि जो इंडिया का जो पोस्टल विभाग है उसने अभी हाल ही में पिछले साल, ये प्रश्न भी इसीलिए लिया गया, पिछले साल 2024 में ही जो भारतीय है वहाँ पर सेकंड पोस्ट ऑफिस अपना शुरू किया है। पहला जो उनका वर्किंग है वो मैत्री में है, दक्षिण गंगोत्री में भी इस्टेब्लिश किया था लेकिन अब वो भी वर्किंग नहीं है जब से वो अबैंडन हुआ है। तो 2 जो स्टेशन है पोस्ट ऑफिस है वर्किंग है अंटार्कटिका में भारत के, एक मैत्री में है और दूसरा कहाँ पर है, भारती में। और देखिए वो दोनों जो है ये गोवा डिवीजन के अंदर आते हैं, गोवा पोस्टल डिवीजन के अंदर। गोवा पोस्टल डिवीजन के अंदर आते हैं, कारण जो नेशनल पोलर एंड ओशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश्ड है गोवा में, और वही इंस्टीट्यूट जो है, वही जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वही इन सारों को कवर करती है, यानी कि आर्कटिक के हिमाद्री को भी, अंटार्कटिका के मैत्री और भारती को भी। तो वो चिट्ठी गोवा में वहाँ पर उनके पास भेजी जाती है, फिर वो आगे से वहाँ पर सप्लाई होती है, इसलिए ये सारा जो प्रोसेस है ये गोवा पोस्टल डिवीज़न के पास है। लेकिन जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर अभी कोई भी पोस्ट ऑफिस नहीं है, केवल अंटार्कटिका में ही है। उसके बाद था पेंगुइन्स आर मेनली फाउंड इन द आर्कटिक। तो देखिए आर्कटिक में जो पाया जाता है वो है पोलर बियर, और जो पेंगुइन्स हैं ये ज्यादातर पाए जाते हैं अंटार्कटिका, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन एक ही एक्सेप्शन है, उत्तरी गोलार्ध में ये पाए जाते हैं एक जगह पर, गैलापागोस आइलैंड। और जो आर्कटिक सर्कल में हमारा स्टेशन है जिसका नाम हिमाद्री है, वो देखिए यहाँ पर है, ये नॉर्वे का पार्ट है, यहाँ पर ये इस्टेब्लिश है। यहाँ पर एक और चीज़ इंडिया ने 2014 में इस्टेब्लिश की है जिसका नाम है इंडार्क। ये एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। ये 2014 में इस्टेब्लिश की गई है। यहाँ पर कोई रहता नहीं ऑब्जर्वेटरी का मतलब, इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड मूर्ड ऑब्जर्वेटरी। मूर्ड वर्ड यूज किया जाता है। ये सिर्फ वहाँ पर समुद्र के अंदर एक चीज़, मशीन जैसी सेंसर्स के साथ वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई, जिसका काम है वहाँ पर कि क्लाइमेट चेंज वगैरह क्या हो रहा है इन सारी चीज़ों को देखना है। और आर्कटिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो यूएसए उसका कहना है कि जो 22% नेचुरल गैस पूरे पृथ्वी का है वो वहाँ पर और मिल सकता है, नेचुरल गैस वगैरह के वहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज। तो अब वहाँ पर बर्फ़ पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये जो हिस्सा है अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसके बढ़ते जा रहे हैं तो आर्कटिक के। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है प्रश्न का। तो पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, बिल्कुल सही है। आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र मैत्री था, ये गलत है। भारत का डाक विभाग अंटार्कटिका में करता है। पेंगुइन मुख्य रूप से आर्कटिक में पाए जाते हैं, ये भी गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है तो सही नहीं है, फिर 2 और 4, तो 2 और 4। तो आज के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।